पेरिस के अंदर पोम्पिडू सेंटर है, वहाँ पर एक अपार्टमेंट था। इस अपार्टमेंट में लोग आते थे, रहते थे, चंद दिन रुक कर चले जाते थे। अक्सर इस कमरे पे ताला लगा रहता था। आसपास नेबर्स जो थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस मकान का मालिक कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, ये जो लोग आते हैं ये कौन है, ये क्या काम करते हैं, ये क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं। हर बार चंद दिनों के लिए कोई आता था और बार बार ताला लगा के चला जाता था। 1997 से यही हो रहा था, क्योंकि जून 1997 में मोसाद ने, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, पेरिस के पोम्पिडू सेंटर में इस अपार्टमेंट को खरीद कर उसको एक सेफ हाउस बना के रखा था। 13 जून 1997 एक मोसाद का ऑपरेटिव याहुलुमिन यूनिट से आया। मोसाद का जो याहुलुमिन यूनिट है, ये वो यूनिट है जो इंश्योर करता है कि जितने भी सेफ हाउसेज मोसाद के पूरे वर्ल्ड में हैं, वो सारे के सारे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू ही कम्युनिकेट करें। ये ऑपरेटिव आया, 2 दिन रुका, इसने उस पूरे अपार्टमेंट के अंदर कुछ तारों को बदला, कुछ नए सिस्टम्स लगाए, ताला लगाया, चला गया। उसके बाद पूरा जून का महीना ये अपार्टमेंट फिर खाली पड़ा रहा। लेकिन जुलाई 1997 में इस अपार्टमेंट में एक व्यक्ति आया। ये व्यक्ति तेल अवीव से आया, और जब ये आया ये काफ़ी लंबे समय के लिए रुका। इस व्यक्ति का नाम था मॉरिस। मॉरिस एक मोसाद का कटसा था। कटसा मोसाद की लैंग्वेज में एक फील्ड ऑपरेटिव होता है, वो व्यक्ति जिसका काम एक फील्ड पे जाकर कोवर्ट ऑपरेशन करना होता है। मॉरिस कौन था? एक मोसाद का ऑपरेटिव जिसको 1980 के दशक में मोसाद ने रिक्रूट किया था, तब जब वो मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा था। जब मोसाद उस समय ऑब्जर्व कर रही थी 1980 के बैच के लोगों को जो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आए थे, वहाँ पर ये व्यक्ति मॉरिस एक बहुत बड़ा सितारा था, क्योंकि उस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जब भी केस स्टडीज़ दी जाती थी, अक्सर ये देखा जाता था कि मॉरिस की एबिलिटी इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की अलग थी। उसका तरीका इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का बाकी बैचमेट्स से अलग था। मोसाद ने इस व्यक्ति के ऊपर नज़र रखी। उसकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग जब ख़त्म हुई तो मोसाद ने उसको कुछ और टेस्टिंग के थ्रू डाला। उन टेस्ट्स में वो बहुत अव्वल आया, और जैसे ही वो अव्वल आया, मोसाद ने उसको एक ऑफ़र दिया कि वो मोसाद से जुड़े। मोसाद से वो जुड़ा, और जैसे ही मॉरिस मोसाद से जुड़ा, उसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के बाद 1980 के दशक में मोसाद को एक चीज़ समझ आ गई कि मॉरिस हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। मॉरिस को 1980 के दशक में साउथ ईस्ट एशिया की अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा गया। वो कभी एक राइटर बन के गया, कभी एक बिजनेसमैन बन के गया, कभी एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के गया। लेकिन जब भी वो गया, किसी भी देश में गया, उसने मोसाद को निराश नहीं किया। 1980 के मिडल के दशक में, लगभग 1985-86 के आसपास, चंद महीनों के लिए मॉरिस साउथ ईस्ट एशिया से वापस तेल अवीव आया। उसने चंद महीने मोसाद के हेडक्वार्टर्स में भी बिताए। उसके बाद उसको यूरोप भेजा गया, और फिर उसने यूरोप में जाकर अपनी एक्सपर्टीज़ और डेवलप करी। लेकिन जुलाई 1997 में मॉरिस को एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए उस समय मोसाद का जो यूरोप का डायरेक्टर था, डैनी यातोम, उसने उसको पेरिस भेजा। मॉरिस पेरिस क्यों गया? क्योंकि मॉरिस के पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो एक कोल्ड अप्रोच ऑपरेशन रन करने गया था। कोल्ड अप्रोच ऑपरेशन का मतलब है कि एक अनजान देश में एक फॉरेनर को रिक्रूट करके उसको मोसाद का ऑपरेटिव बनाकर उससे इन्फॉर्मेशन लेके मोसाद को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का टास्क, इसके लिए उसको पेरिस भेजा गया था। जब मॉरिस पेरिस आया, उसके साथ बहुत सारी फाइल्स थी। पहले चंद दिन उस अपार्टमेंट में रह के मॉरिस ने उन फाइलों को गो थ्रू किया। उन फाइलों को गो थ्रू करने के 5 से 6 दिन के बाद मॉरिस उस अपार्टमेंट से उतरा और सबसे पहले गया पेरिस के रिट्ज कार्ल्टन होटल में। उस रिट्ज कार्ल्टन होटल में जिस व्यक्ति के ऊपर
मॉरिस को नज़र रखनी थी और जिस व्यक्ति को रिक्रूट करना था उसका नाम था हेनरी पॉल। हेनरी पॉल रिट्ज कार्ल्टन का असिस्टेंट चीफ था। ये व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि रिट्ज कार्ल्टन में जितने भी गेस्ट थे, जितने भी लोग उस होटल में रुकने आते थे, सबसे पहले इस बंदे के पास एक मास्टर की हुआ करती थी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी गेस्ट के कमरे को एक्सेस करने की। सिर्फ यही नहीं, हेनरी पॉल इतना महत्वपूर्ण था कि हेनरी पॉल के पास एक ऐसी चाबी भी रिट्ज कार्ल्टन होटल की तरफ से उसको दी गई थी कि वो किसी भी गेस्ट के जो भी कमरे में रह रहा है उसके कमरे के अंदर यदि कोई लॉकर पड़ा है, जो अक्सर 5 स्टार होटलों के अंदर आपको मालूम है होता है, उन लॉकरों को खोलने की चाबी भी उसके पास थी। और तो और हेनरी पॉल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हेनरी पॉल रिट्ज कार्ल्टन में रहते हुए हर एक गेस्ट की जितनी भी टेलीफोन से कम्युनिकेशन हो रही थी, होटल के फ़ोन्स के थ्रू कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई फ़ोन करके बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को भी सुनने की क्षमता और वो टेक्नोलॉजी, उन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की हेनरी पॉल के पास थी। लेकिन ये सबसे मोसाद को क्या, मोसाद को एक चीज़ और मालूम थी और वो ये था कि हेनरी पॉल उनके लिए बड़ा काम का व्यक्ति है। क्योंकि अगर रिट्ज कार्ल्टन में कोई भी विश्व का सेलिब्रिटी आके रुकता था, और वो अक्सर पेरिस में रिट्ज कार्ल्टन में रुकते थे क्योंकि वो सबसे टॉप का होटल था वहाँ का, तो उन सेलिब्रिटीज़ को गाड़ी से एयरपोर्ट से लेके आना, उनको पेरिस घुमाना और उनको गाड़ी से एयरपोर्ट वापस छोड़ के जाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति करता था और उसका नाम था हेनरी पॉल। मोसाद को ये बात समझ आ चुकी थी, हेनरी पॉल उनके काम का है। सबसे पहला काम मॉरिस को ये दिया गया कि वो हेनरी पॉल को ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करके देखे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और वो इनपुट्स को मोसाद के हेडक्वार्टर्स तेल अवीव में भेजे जहाँ पर उसका एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। मॉरिस हर रोज़ उठ के रिट्ज कार्ल्टन आता था, लॉबी में बैठता था, रेस्टोरेंट में बैठता था। रिट्ज कार्ल्टन के अंदर एक बार था जिसका नाम था हैरीज बार, वहाँ बैठता था। इन तीनों जगह पर बैठ के वो हर बार ये ऑब्जर्व करता था कि हेनरी पॉल क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है और क्या बात कर रहा है। 10 दिन के अंदर अंदर मोसाद के ऑपरेटिव्स ने हेनरी पॉल का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार किया। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने के बाद मालूम चला कि हेनरी पॉल बहुत ज़्यादा शराब के नशे में रहता है। जब भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या स्ट्रेस होता है, उसी समय उसका शराब का सेवन और बढ़ जाता है। मोसाद को ये भी समझ आया कि हेनरी पॉल जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो जब इसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये पत्रकारों को अलग अलग पेरिस के कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में जाके मिलता है और उनसे पैसे खाता है। पैसे खा के उनको इन्फॉर्मेशन देता है, वो इन्फॉर्मेशन जो होटल के गेस्ट्स की होती है। क्योंकि हेनरी पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर मान लीजिए रिट्ज कार्ल्टन में रुका है तो उस सेलिब्रिटी का आना जाना, होटल के अंदर घुसना और होटल से बाहर जाना, इस सारे कार्य को करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ हेनरी पॉल करता था। क्योंकि हेनरी पॉल के ऊपर ये सारा ऑब्लिगेशन था, तो वो अक्सर इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में अपने पत्रकार दोस्तों को बताता था, उनसे पैसे लेता था। पैसे लेने के बाद वो अय्याशियाँ करता था, शराब पीता था, औरतों पे पैसा उड़ाता था। ये सारी चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल मोसाद ने बनाया। दिक्कत तब हुई जब अगस्त का महीना आया, अगस्त 1997। हेनरी पॉल को सुबह होटल के जनरल मैनेजर ने बुलाया और उसको बोला, एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। अगस्त के महीने में होटल में 2 बड़े लोग आ रहे हैं, इनके बारे में आप किसी को कोई इतला नहीं होने देंगे, इनकी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। हेनरी पॉल को बोला गया कि ये जो 2 लोग हैं इनका नाम है प्रिंसेस डायना और उसका प्रेमी
डोडी अल फायद, ये जो दो लोग हैं, ये होटल में 1997 के अगस्त के महीने में आ रहे थे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल सीक्रेट रखनी थी, किसी को भनक नहीं होने देनी थी। लेकिन दुनिया बड़ी छोटी है, पत्रकारों में कहीं ना कहीं से ये बात फैल चुकी थी, कहीं ना कहीं पत्रकारों को ये बात पता चल चुकी थी कि अगस्त के महीने में प्रिंसेस डायना और उसका प्रेमी डोडी अल फायद आ रहे हैं। उनको जब ये बात मालूम चली तो पत्रकारों को पता था कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर देगा और अगर हमें कुछ एक्सेस इन्फॉर्मेशन का मिलेगा तो वो सिर्फ हेनरी पॉल दे सकता है, क्योंकि हेनरी पॉल पहले भी पत्रकारों को इन्फॉर्मेशन देता था, उनसे पैसे लेता था और उनको होटल के बाहर ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे खड़ा करवा देता था कि जब वो उन सेलिब्रिटीज़ को गाड़ी में लेके जाता था, वो पत्रकार बड़े कंफर्टेबली वहाँ से फोटोग्राफ खींच के मीडिया में लीक कर देते थे। अब पत्रकारों में उत्सुकता बढ़ चुकी थी कि हमें प्रिंसेस डायना डोडी अल फायद के बारे में फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कब आएंगे, कहाँ जाएंगे। अगर एक फ़ोटोग्राफ मिल जाए, वो फ़ोटोग्राफ उस अखबार की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि ये दो लोग डोडी अल फायद और प्रिंसेस डायना एक प्राइवेट विजिट के लिए आ रहे थे और प्राइवेट विजिट को मीडिया में लीक करने से जो सेंसेशन एक अखबार को मिलता है वो आप समझ सकते हैं। हेनरी पॉल के ऊपर दबाव था, लेकिन मॉरिस को ये बात दिख रही थी और जब हेनरी पॉल के ऊपर ये दबाव बढ़ने लगा, जब पत्रकार उससे इस बारे में पूछने लगे, उसके अलग अलग कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स में मिल मिलकर उसको बार बार ये बात बोलने लगे कि हमें इन्फॉर्मेशन दे, मॉरिस इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और मॉरिस ने सोचा ये प्रेशर अभी इस समय सबसे बढ़िया है कि इस बंदे से संपर्क साधा जाए। अगस्त के महीने की 1997 की बात है। एक शाम रिट्ज कार्ल्टन होटल के हैरीज बार में ड्यूटी ख़त्म होने के बाद उस समय हेनरी पॉल अपने यूनिफॉर्म को चेंज करके वहाँ पर बैठा हुआ था। होटल के बार में शराब पी रहा था। मॉरिस पीछे से आया, उसी के टेबल पे बैठा, हाथ मिलाया, उसने भी एक शराब का ग्लास लिया और दोनों बैठ गए। वार्तालाप शुरू हुई, एक जनरल सी टॉक हुई। मॉरिस ने बताया कि वो एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट वर्क करता है, पेंटिंग्स बनाता है। हेनरी पॉल ने बताया कि वो होटल का एक मैनेजर है। दोनों के बीच में चर्चा हुई तो बातों में मॉरिस ने हेनरी पॉल से पूछा कि आप इतने बड़े होटल को मैनेज कैसे कर लेते हैं। तो हंसते हुए हेनरी पॉल ने जवाब दिया मॉरिस को, हम मैनेज तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कई गेस्ट होते हैं जो बिल्कुल तंग नहीं करते, लेकिन कई गेस्ट बहुत तंग करते हैं। ज़्यादा बातचीत करने पे मॉरिस ने जब उससे पूछा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि होटल में गेस्ट जो हैं वो तंग करते हैं, तो सरप्राइजिंगली हेनरी पॉल ने बोला कि वही रिट्ज गार्डन में जब भी कोई यहूदी व्यक्ति आए तो वो बड़े एरोगेंट और बदमाशी करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। अब सोच के देखिए, मॉरिस एक मोसाद का ऑपरेटिव, खुद एक यहूदी व्यक्ति, जब उसने ये बात सुनी तो जाहिर सी बात है उसको मालूम था कि वो किस पर्पज़ के लिए आया है। पेशेंस रखते हुए उस बंदे ने सिर्फ इतना उससे हेनरी पॉल से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं यहूदियों के बारे में। उसने ये बात इसलिए पूछी ताकि वार्तालाप आगे बढ़ती रहे। पूरी शाम निकल गई, लगभग 1 से 1.5 घंटा दोनों व्यक्ति अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते रहे। डायलॉग का इनिशिएशन हो चुका था। मॉरिस को ये बात समझ आ चुकी थी, हेनरी पॉल मिल चुका है। जब शाम खत्म हुई, हेनरी पॉल उठा, मॉरिस उठा। हेनरी पॉल ने मॉरिस को बोला, दोस्त कल दोबारा मिलेंगे। हेनरी पॉल ये कहकर चला गया। मॉरिस को यही चाहिए था। अगले दिन मॉरिस दोबारा होटल में आया। शाम फिर वही हुआ। हैरीज बार में हेनरी पॉल और मॉरिस बैठे, चर्चा हुई, बातें हुई। 3 से 4 दिन लगातार ये चलता रहा। लेकिन ये पूरा समय तो वो भी था जब हेनरी पॉल के ऊपर दबाव बन रहा था पत्रकारों की तरफ से, हेनरी पॉल के ऊपर दबाव बन रहा था होटल मैनेजमेंट की तरफ से कि वो किसी भी तरीके से प्रिंसेस डायना की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लीक ना होने दे। लेकिन उसके पत्रकार मित्र जो थे कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, उसको बहुत पैसा ऑफर कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों में हेनरी पॉल हर शाम बैठकर शराब का सेवन और ज़्यादा करता जा रहा था। पहले दिन से दूसरे दिन ज़्यादा शराब, दूसरे दिन से तीसरे दिन और ज़्यादा शराब। मॉरिस इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। 5वें 6ठे दिन जब बातचीत दोनों के बीच में हो रही थी, शाम एक दिन
तो मॉरिस ने पूछा हेनरी पॉल को, आपके कुछ अरमान हैं? तो बातों बातों में मॉरिस ने जब ये बात पूछी तो हेनरी पॉल बोला, मेरा बचपन से एक अरमान था कि मैं एक छोटी सी शिप को ओन करूं, उस शिप को जहां मन में आए चलाऊं। उसने ये भी बोला कि मेरा एक और अरमान था कि एक छोटा 2 सीटर जहाज मैं उड़ाना सीखना चाहता हूँ, ओन करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उसने ये भी बताया कि खैर वो होटल का एक मामूली सा मैनेजर है, उसके पास पैसे नहीं है। मॉरिस के हाथ गोल्ड माइन लग चुका था। मॉरिस को ये पता था कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हेनरी पॉल ने बातों बातों में बताई है जो मोसाद आर्म ट्विस्ट कर सकती थी। वही हुआ। अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई, उस मुलाकात में मॉरिस ने हेनरी पॉल को बोला कि आप एक प्रकार से एक शिप को ओन करना चाहते हैं, छोटा सा जहाज भी ओन करना चाहते हैं, उड़ाना सीखना चाहते हैं। उसने कहा कि यदि मैं आपके ये सारे अरमान पूरे करूं तो क्या इन रिटर्न में आप मेरी कुछ मदद करेंगे? हेनरी पॉल ने जब ये बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय बहुत स्ट्रेस था। उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आज तक पत्रकारों ने उसको पैसा तो बहुत ऑफ़र किया है, लेकिन ये व्यक्ति जिसको वो जानता भी नहीं, चंद दिन पहले दोस्त बना, ये इतनी बड़ी चीज़ को कैसे ऑफ़र कर रहा है, और वो भी ऐसी चीज़ जिसमें कई हज़ार लाख डॉलर लग जाएंगे। बातचीत के दौरान मॉरिस ने हेनरी पॉल को ये भी बोला कि यदि अगर आपको लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ अपनी बातों को लेके, मैं आपके नाम का एक स्विस अकाउंट खोल सकता हूँ स्विस बैंक में, और कुछ डिपॉजिट भी कर सकता हूँ जिससे आपको लगे और प्रूव हो जाए कि मैं कोई मजाक करने नहीं आया यहाँ पर। इस चीज़ का दबाव और बढ़ा हेनरी पॉल के ऊपर। उसको समझ नहीं आया कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। लेकिन बात ये थी कि हेनरी पॉल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इस कारण से समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको ये तो पता था कि वो भ्रष्ट है, उसको ये तो पता था कि ये कोई पहली बार नहीं है कि वो पैसे से इन्फॉर्मेशन को लीक करेगा। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि ये व्यक्ति मॉरिस, इसको ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए ये मुझे इतनी बड़ी चीज़ ऑफ़र करने के लिए, इतनी बड़ी रकम ऑफ़र करने के लिए तैयार है। उस दिन शाम हेनरी पॉल ने मॉरिस को इस पर्टिकुलर चीज़ पे ना तो हाँ बोली ना बोली, लेकिन इतना ज़रूर बोला, हम मिलते रहेंगे। आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, हेनरी पॉल के ऊपर दबाव इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि प्रिंसेस डायना और डोडी अल-फायद की डेट पास आ रही थी। उसने और दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी की टैबलेट्स शुरू कर दी खानी। इसके साथ साथ उसका शराब का सेवन बढ़ गया। लेकिन इस दौरान उसका मॉरिस से मुलाकातें कम हो गई। मुलाकातें इसलिए कम हो गई क्योंकि ऑफिस की ड्यूटी में वो ज़्यादा व्यस्त हो गया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मॉरिस ने कोशिश नहीं करी। मॉरिस पूरा टाइम हेनरी पॉल की आने वाले दिनों में एक परछाई बन गया। रोज़ होटल आता था, रोज़ उसके पीछे घूमता था। यदि अगर मॉरिस देखता था कि हेनरी पॉल लंच खा रहा है तो वो पीछे वाले टेबल पे जाके बैठ जाता था। जब वो देखता था कि हेनरी पॉल होटल के रिसेप्शन पे खड़ा है, उसके साइड पे जाके खड़ा हो जाता था। जब वो देखता था कि हेनरी पॉल किसी गेस्ट से बात कर रहा है तो वो सामने मॉरिस वहाँ खड़ा रहता था। मॉरिस ने एक प्रकार से अपनी परछाई पूरी इस तरीके से बिछा ली थी कि जहाँ जहाँ हेनरी पॉल था वो उसके पीछे पीछे था। हेनरी पॉल जितनी बार मॉरिस को देखता था उसके दिमाग में स्ट्रेस उतना बढ़ता था। उसके दिमाग में स्ट्रेस इसलिए बार बार बढ़ता था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि हेनरी पॉल को कि मैं मॉरिस की ऑफ़र का क्या करूं। अगस्त के महीने में फाइनली जब डोडी अल-फायद और प्रिंसेस डायना वहाँ पर आए, उन लोगों को लेकर एयरपोर्ट से हेनरी पॉल आया। उसके बाद अगस्त के ही महीने 1997 में उस स्ट्रेस में, उस दबाव में, पत्रकारों का दबाव, मॉरिस का दबाव, पैसे का दबाव, इन सारी चीज़ों के दबाव के कारण हेनरी पॉल का जो मानसिक तौर से स्थिति थी वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। वो एंटी डिप्रेसेंट गोलियाँ, बहुत ज़्यादा शराब पीने लग चुका था। और एक पॉइंट तो ये भी आ चुका था कि जब प्रिंसेस डायना और डोडी अल-फायद होटल में आ चुके थे, उस समय मॉरिस ने यह भी देखा कि हेनरी पॉल तो अपने आप को ड्रग्स के इंजेक्शन भी मार रहा था। फिर अगस्त 1997 में ही एक दिन डोडी अल-फायद और प्रिंसेस डायना को कार में बाहर लेके जाना था।
हेनरी पॉल ने गाड़ी उठाई। गाड़ी उठाकर वो जब पेरिस की गलियों में निकला तो एक रात जिस दिन वो कार में जा रहा था इन दोनों बहुत ही क्रूशल सेलिब्रिटीज़ को लेके, रात 1:58 पे, उस समय जब उसकी गाड़ी पेरिस के एक टनल में घुसी, उस टनल में एक वाइट लाइट के फ्लैश होने के कारण जैसे ही वो वाइट लाइट फ्लैश हुई, हेनरी पॉल से गाड़ी का स्टीयरिंग टेढ़ा हुआ और उसने गाड़ी जो है टनल के अंदर बजा मारी। उस पॉइंट पे डोडी अल फायद, प्रिंसेस डायना उस एक्सीडेंट में मारे गए। 1:58 पे रात को ये इंसिडेंट हुआ। सुबह 6 बजे उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर मॉरिस ने फ्लाइट पेरिस से लेके तेल अवीव आ गया। मॉरिस वापस आया, उसके बाद उसको एक अलग ऑपरेशन के लिए अफ्रीका भेज दिया गया। सवाल ये है, प्रिंसेस डायना की हत्या हुई, डोडी अल फायद मर गया। उस समय हेनरी पॉल जो कार का ड्राइवर था, उसके ब्लड में ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, हाई अमाउंट ऑफ एल्कोहल, ये सारी चीज़ें पाई गई। सवाल ये उठता है, ये सारी चीज़ें जो पाई गई, जिसकी वजह से हेनरी पॉल का ये व्यवहार था, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? कौन रिस्पॉन्सिबल था हेनरी पॉल के इस डिविएंट बिहेवियर के लिए? आज की डेट तक ये बात किसी को मालूम नहीं चली कि प्रिंसेस डायना की हत्या किसने करवाई। एक बात तो तय है, मोसाद का प्रेशर प्रिंसेस डायना के ड्राइवर हेनरी पॉल के ऊपर बहुत था। एक बात तय है, उस समय फ्रेंच इंटेलिजेंस इसी कार्य को CIA के साथ भी मिलकर कर रही थी। ब्रिटिश की इंटेलिजेंस अमेरिका की CIA के साथ मिलकर प्रिंसेस डायना के सारे कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जब ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज प्रिंसेस डायना और डोडी अल फायद के ऊपर इस प्रकार का इंटरसेप्शन कर तो रही थी, लेकिन जो सबसे अनसेड पॉइंट था वो ये था कि हेनरी पॉल की परछाई बना हुआ मॉरिस क्या कर रहा था? मोसाद का इस पूरे इंसिडेंट में क्या रोल था? आज तक प्रिंसेस डायना की इस पर्टिकुलर डेथ के ऊपर किस इंटेलिजेंस एजेंसी को ब्लेम किया जाए नहीं पता, लेकिन मोसाद एक प्रिंसिपल एक्टर ज़रूर था।